तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं दौलत सिंह गुसाई, लेक्चरर फिजिक्स जीआईसी सौली कोडिया पौड़ी गढ़वाल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 2 का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हमारे पास एक डाइपोल रखा होगा, उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कल सर ने क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास जो आज के जो टॉपिक हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान रखना है कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, उसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे पास चालक स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शेल्डिंग कहेंगे। तो ये हमारे पास इन टॉपिक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, जो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं तो फटाफट जुड़िए, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि आप लोगों ने अभी तक जिन बातों को समझा है, उस पे हम जो है नॉलेज हम शेयर करेंगे आपस में, कि जो हमने वैद्युत द्विध्रुव की जो बात की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने जाना था। तो उसमें क्या होते हैं, हमारे पास दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे निकाय को हमने क्या कहा था, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण HCl हो गया, HBr हो गया, ये हमारे उदाहरण होते हैं। साथ में हमारे पास इसमें क्या होते हैं, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P जो हमारी एक सदिश राशि होती है, उसके जो हमें दिशा की भी ज़रूरत होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, उसकी परिभाषा आपने समझी थी कि किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं और एक प्लस है एक माइनस है, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है 2a यहाँ पे लिया था, उसका जो गुणनफल होता है, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हमने P से प्रदर्शित किया था। और P हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका जो सूत्र हमने बताया था, P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो वही जो हमारी परिभाषा आ रही है कि आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं, Q इंटू 2a यहाँ पर इसका जो है फार्मूला आता है। साथ ही इसका जो मात्रक है, Q का मात्रक हमें पता है कूलाम होता है, 2a जो है दूरी है, तो कूलाम मीटर इसका जो है क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। और यह सदिश राशि है। इसकी दिशा हम लोगों ने बताई थी, ध्यान है, इस दिशा हमारी, इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल भी इस ईयर भी जो है क्वेश्चन आया था पेपर में। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है और इसकी दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था जो आप लोगों ने अभी तक हमने किया, इसी का हमें आगे बढ़ाएंगे। और जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारे पास जो एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा हुआ है और उसके लिए हमें एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर आप देखिए, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E को हमने दिखाया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E से हम इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच की दूरी समान होती है। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर हमने कुछ कोण बनाते हुए इसको रखा है, जिसको हम थीटा से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। और इसकी जो डायरेक्शन थी, हमें पता था, हमने जो बताया था, इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। यहाँ पे हमारे पास ये P जो वेक्टर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इसको। और ये हमारी P की डायरेक्शन है और E की डायरेक्शन हमारे पास आप देख होंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव के लिए हमने आघूर्ण, ये हमने निकाला था प्रीवियस क्लास में, टॉ बराबर होता है P क्रॉस E। जो P है ये हमारी सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो इन दो सदिशों का सदिश गुणन सदैव सदिश होता है। तो बल आघूर्ण हमारे पास जो टॉर्क था, ये भी कैसा था, हमारा सदिश राशि था। तो मैंने कहा था डार्क जो आपके गहरे अक्षरों में लिखे होंगे वो हमारे कैसे होंगे, वेक्टर फॉर्म में होंगे। तो इनके ऊपर आप वेक्टर साइन भी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं कॉपी में जब आप करेंगे। तो टॉ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है। और ये हमने जो बताया था P क्रॉस E से हमारे पास इसका जो मान निकला था PE साइन थीटा, ध्यान होगा आपको, PE साइन थीटा। तो टॉर्क ये होता है हमारे पास, और इसकी जो दिशा होगी हमारे पास, हम जो है
इसको अपनी उंगलियों को जो अगर हम घुमाएंगे तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास ये जो बल हम यहाँ पे देखेंगे, हमने जो निकाला था इस पे जो बल प्लस क्यू पर हमने जो फोर्स देखा था, तो प्लस क्यू पर जो फोर्स होगा ये होगा क्यू ई, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होता है, इधर से पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव होता है, बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो ये जो माइनस आवेश है इस पर भी एक फोर्स लगेगा F बराबर क्यू ई, और ये लगेगा किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे माइनस साइन ये दिखाता है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर दो फोर्स जो है काम कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स आप देखेंगे ये जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल फोर्स इस पर जीरो होता है, ये ध्यान रखना आपने। और ये टोटल फोर्स जीरो है, लेकिन इस पर एक क्या करता है, टॉर्क यहाँ पे काम करता है, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, घूर्णन करता है। और ये जो घूर्णन करेगा किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कहेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। तो उस दिशा में ये घूमने का प्रयत्न करता है, और ये जो है थीटा कोण बनाते हुए जब रखा गया था तो ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसमें घूर्णन करेगा। तो ये जो है घूमेगा इसको, और हम क्या करेंगे, एक बाह्य बल आघूर्ण लगाएंगे और इसको विपरीत दिशा में हम इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। क्लॉकवाइज अगर ये घूमना चाह रहा है तो हम इसको कार्य हमें करना है, तो कार्य करने पर ही हमें जो है स्थितिज ऊर्जा हमें मिलेगी। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम क्या करेंगे, इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको करने वाले हैं, ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे आप देखिए कि इस घूर्णन की जो प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, यहाँ पे हमने बताया कि ये जो इस पर जो घूर्णन कर रहा है, ये इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे इसको घुमाया, हम इस पर जो है इसको हम जो घुमा रहे हैं, ये जो डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किस दिशा में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। और उस पर हमने जो टॉर्क, इसको हम एक्सटर्नल लिख सकते हैं, जो बाह्य टॉर्क हम इस पर लगा रहे हैं, जिसको हम बलागुण कह रहे हैं। तो ये बाह्य बलागुण हम इस पर आरोपित करेंगे, और बाह्य बलागुण हमने इतना आरोपित करना है क्योंकि ये जो बलागुण इस पर कार्य कर रहा था वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा था, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जा रहा था। लेकिन हम इस पर जो एक्सटर्नल हम जो टॉर्क लगा रहे हैं उसमें हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो क्या कर देगा, इस एक्सटर्नल को जो है क्या करेगा, हमारे पास जो टॉ एक्सटर्नल हम लगाएंगे वो लगभग जो है किसके इक्वल होगा, टॉ के इक्वल होगा। थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा तभी ये घूर्णन करेगा, और ये यहाँ पे लिखा भी है कि इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये जो बल आघूर्ण हमारा लग रहा था उसको जो है ये टॉ एक्सटर्नल जो है क्या कर दे रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा है, यानी उदासीन कर दे रहा है। तो उसी के बराबर लगभग हम इक्वल ले लेते हैं, और थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ाएंगे तो ये घूर्णन करेगा, और उसको घुमाने में ही हमें क्या करना है, जो कार्य करना है उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और वही हमें बच्चों इसमें ज्ञात करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी कितनी। तो ये हमने इसको क्या कराया, घूर्णन कराया, और ये हमारे पास हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको घूर्णन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य बराबर बल गुणा के विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स तो टोटल फोर्स हमने बताया कि जीरो हो गया है, फोर्स टोटल जीरो हो गया, लेकिन इस पर टॉर्क जो क्योंकि घूर्णन गति करेगा तो घूर्णन गति में हमारे पास हमें जो होगा उसमें कोणीय त्वरण, हम कहेंगे कि कोणीय त्वरण से जो है एक सूक्ष्म कोणीय चाल से, तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम इसमें होगा, तो उसकी वजह से क्या करेगा ये उसके जो कोण ये जो घूमेगा, यहाँ पर हमारे पास थीटा जीरो से कोण जो है, माना थीटा जीरो पे था और थीटा वन कोण घूम गया, तो उस पर जो बाह्य बल आघूर्ण पे जो किया गया कार्य है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम देखेंगे, यहाँ पे जो है देखिए ये वाला कोण क्या था, थीटा जीरो। हमने जो प्रारंभ साम्य स्थिति से कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वहाँ पर इसका जो कोण बन रहा है वो थीटा नॉट बन रहा है, और यहाँ पे हमने इसका जो कोण जो हमने घुमाया जिसको, तो ये थीटा वन हो गया। तो आप समझेंगे ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा कोण हमने इसको जो घुमाया है, टॉर्क जो बाह्य टॉर्क लगा था जिसको हम एक्सटर्नल टॉर्क कह रहे हैं, वो ये वाला कोण होगा हमारा एंगुलर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम डी थीटा से दिखाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ना कह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कोणीय विस्थापन यहाँ पे हो रहा है, वो कोणीय विस्थापन हमारा कितना हो रहा होगा, डी थीटा हो रहा होगा। और डी थीटा आप समझ पा रहे होंगे, थीटा वन माइनस थीटा जीरो। तो थीटा वन हमने कोण घुमाया, पहले थीटा जीरो पे था, तो यानी डी थीटा का मान थीटा वन माइनस थीटा जीरो आ रहा होगा। तो इतना कोण घुमाने में हमें जो कार्य किया उस कार्य को हम देखेंगे किस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्य हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप समझे कि जो है जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे कि टॉ बराबर हमारे पास हमने बताया डब्ल्यू बराबर हमारा जो कार्य होता है एफ इंटू एस होता है, बल गुणा के विस्थापन। लेकिन यहाँ पर हम इसको ना लेके यहाँ पे हम क्या लेंगे, एफ की जगह हमारे पास आ जाएगा टॉ और एस की जगह आ जाएगा डी थीटा। आप समझ पा रहे होंगे क्यों हमने लिया ये एफ की जगह हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है हमारे पास जो है यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो हमारा टॉर्क है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, और साथ में जो हमने विस्थापन लिया, अब की बार हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है डी थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिया हमने, और हमने छोटा सा कोण घुमाया डी थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे डी थीटा, ये टॉ कौन सा है, बाह्य एक्सटर्नल
टॉर्क है। और ये जो हमने इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया आप समझ पा रहे होंगे। अभी हम लोग जो कार्य लेते हैं वो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू लेते हैं। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टॉ डी थीटा होता है। अगर हमें जो कार्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हम इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हमारे पास कुल कार्य हमारा निकल जाएगा। समाकलन हम लगाते हैं तो यहाँ पे W की जो वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो कितने से कितने तक किया है, थीटा नॉट से लेके थीटा वन तक। तो थीटा वन से लेके थीटा नॉट से थीटा वन रख देंगे, टॉ और डी थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमने इसको किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने जो टॉ की जो वैल्यू रखी थी, टॉ का मान अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, पी ई साइन थीटा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और डी थीटा यहाँ पे हमारे पास है, इसकी जो इंटीग्रेशन का साइन है वो थीटा नॉट से थीटा वन है। अब आप देखिए यहाँ पे जो है पी जो है क्या होगा, पूरे जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवकागुण कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। वैद्युत क्षेत्र भी प्रत्येक दूरी पर बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट राशि हम इसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। केवल हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। तो ये जो है साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये वाली टर्म्स आपने याद रखनी है। ये हम लोगों ने जो है मैथमेटिक्स उसमें बताया भी था सर ने आपको। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन साइन डी थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा आती है। तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट आया किस तरीके से आया उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा कि जो हमने इससे हमने जो है पी ई बाहर ले लिया था और इंटीग्रेशन किया हमने इसका, तो क्या आया, माइनस कॉस थीटा आएगा। और ये जो इंटीग्रेशन के साइन जो होते हैं इनको हम यहाँ पे रखते हैं थीटा जीरो से थीटा वन। तो ये हमारी लिमिट कहलाती है। सबसे पहले जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, तो इस माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो ये माइनस पी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की जगह पहले हम क्या रखते हैं, अपर वाली लिमिट रखते हैं, तो कॉस थीटा वन रखेंगे, फिर माइनस करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं कॉस थीटा जीरो। ये ध्यान रखना आपने। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो डब्लू की जो वैल्यू आएगी, इस तरीके से आप देखेंगे कि माइनस पी ई कॉस थीटा जीरो यहाँ पे होगा सर। यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लिया। आपकी बुक्स में जो है प्लस ही किया है, तो प्लस आप समझ पाते होंगे। मैंने यहाँ पे माइनस बाहर लिया तब हमारे पास कॉस थीटा वन आया। अगर मैं इस माइनस को अंदर ही रहने देता तो आप समझ पा रहे होंगे जो आपकी बुक में आया है ये माइनस माइनस वाला बाद वाला प्लस का हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा जीरो पहले आया और कॉस थीटा वन बाद में आया। तो आप समझ पा रहे होंगे क्यों आया यहाँ पे प्लस। तो ये जो है आपने ध्यान रखना है कि आप कहेंगे माइनस गया कहाँ, तो माइनस ये जो है अगर हम बाहर ले लेते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा पी ई कॉस थीटा जीरो। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे बुक्स में किस तरीके से आया आपकी कॉस थीटा जीरो और माइनस कॉस थीटा वन। पहले अपर लिमिट रखते हैं थीटा वन, लेकिन पहले से माइनस साइन था तो वो वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमने कार्य किया डी थीटा, एक छोटा सा कोण घुमाने में हमने जो कार्य किया था, तो वहाँ पे हम थीटा जीरो से थीटा वन कोण घुमाने में किया गया कार्य। और यह कार्य हमें पता है कि हमने पता है कि हमें जो है कंजर्वेटिव इसमें हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास ये जो कार्य होता है ये संरक्षी बल हमारे पास होता है। तो ये कार्य ही क्या कहलाता है, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कार्य हमने किया है पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। अगर माइनस बाहर होगा आपकी किसी में जो है अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा वन पहले आ जाएगा, कॉस थीटा जीरो बाद में आ जाएगा। अब देखिए किताब में आपकी डायग्राम इस तरीके से बना है, इसलिए मैंने डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दिया है कि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर आपके पास ये माइनस क्यू दिखा है, यहाँ पर आपके पास ये प्लस क्यू दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कोण का चयन हम इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो u है, देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी u फाइनल और u इनिशियल का हम डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा u की हम बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो उसके लिए हमें एक वैल्यू को हमें जीरो करना होता था, हम उसको इन्फिनिटी भी करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इन्फिनिटी पे जीरो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक नेचुरल चॉइस हम इसमें करेंगे। थीटा जीरो को हम क्या मानेंगे, π/2 मानते हैं। देखिए अभी इस पर हम बात भी करेंगे क्यों लिया हमने थीटा बराबर नॉट π/2 इसको लिया यहाँ पर हमारे पास, और थीटा बराबर नॉट π/2 वहाँ पे अगर हम रखेंगे इसकी वैल्यू तो देखिए u थीटा की जो वैल्यू आएगी पी ई कॉस थीटा जीरो की जगह कितना रख दिया हमने यहाँ पे π/2 रख दिया, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस π/2 की वैल्यू आप सभी को पता है, कॉस π/2 मतलब क्या होता है ना 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। तो इसलिए ये वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस
थीटा। अब आप देखिए ये माइनस पी कॉस थीटा, हमारे पास आपको ध्यान होगा कि हमने जो बार बार बताया था आपके ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, इसी से आप देख पा रहे होंगे। तो ये ए बी कॉस थीटा के रूप में ये है, तो ये है माइनस पी ई कॉस थीटा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो माइनस साइन, तो माइनस साइन ये दिखाता है कि हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक देखो कार्य हमारे पास, अगर हम वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहता, वो साम्य स्थिति में जाना चाहता, लेकिन हम उसको अपोजिट ले जा रहे हैं, तो इसलिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। अगर वैसे कार्य प्राप्त होगा जब वो स्वयं ही क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग यानी उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र जो है आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास थीटा जीरो की वैल्यू हमने जो है π/2 ली है। और ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये हमने जो है π/2 लिया क्यों है, देखिए ध्यान रहे। और यहाँ पे आप हमारे पास जो सूत्र निकला, यहाँ पे हमारे पास ये जो होती है, यहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होती है, इसको हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। डेल्टा यू हमारे पास जो होती है यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो यू का मान जो है जीरो कैसे होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास हम जब हम डायपोल बना रहे हैं, तो हमारे पास जैसे माना पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस क्यू हमारे पास आता है यहाँ पर, और माइनस क्यू को जब हम देखो यहाँ पे से यहाँ तक लाने में माना कुछ भी हमारे पास, माना हमारे पास 5 जूल हमारी हम एक एग्जांपल माने कि 5 जूल हमारी जो है हमें जो है कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब हम माइनस वाले को यहाँ पे ला रहे होंगे, तो कार्य हमें प्राप्त होगा। ये माइनस क्यू को यहाँ पे लाएंगे, तो ये हमारे पे 5 जूल जो है हमें कार्य प्राप्त हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लस हो रहा होगा, एक माइनस हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट कार्य होगा वो जीरो हो रहा होगा। ये ध्यान रखना आपने कि यहाँ पे अगर हम उस डायपोल को ऐसे लाते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमारे पास जो कार्य होगा जीरो होगा, यानी उस समय हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो एज्यूम करते हैं हम उसको, जीरो इसीलिए मानते हैं, इसलिए थीटा का मान जो है π/2 हमने लिया है। इसको ध्यान रखना हमने π/2, ये हमारा इनिशियल जो हमारे पास आएगी थीटा नॉट, ये हमारा एंगल कितना लेंगे, हम उसको π/2 लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू हमें जीरो करनी है। अब हम इसको घुमाते रहेंगे एंगल को, उस हिसाब से हमारे पास इसकी वैल्यू आती जाएगी। तो इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसको हम समझ लेते हैं। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं किस तरीके से हमारे पास होगा। सबसे पहले यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, तब हम देखें द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी आएगी। वहाँ पर हमारे पास आता है माइनस पी कॉस थीटा था, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे, कॉस जीरो का मान आपको पता है कि 1 होता है, इसलिए इसकी मान क्या आएगा, माइनस पी ई आएगा। तो ये इस समय इसकी जो वैल्यू है माइनस जो है, तो ये मिनिमम होती, स्थिति ऊर्जा इस समय न्यूनतम होगी, और ये हमारी कहलाती स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जो है स्थायी संतुलन की अवस्था में कहलाता है। ध्यान रहे कि हमारे पास क्या कहलाएगा इस समय, स्थायी संतुलन की अवस्था में। वो साम्य स्थिति में जो है, यानी जो है हमारे पास वो जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कब वो स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, इस पर ध्यान रखेंगे। माइनस पीई यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। यदि थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास अगर हम 90 ले लें, तब वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे cos 90 जब हम रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस समय हमारे पास, उस समय हमने बताया कि अभी हम जब, इसीलिए हम जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को जब भी 90 एंगल पे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस समय हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो होती है। यदि थीटा इज इक्वल टू 180, अब हम 180 का मतलब क्या होता है हमारे पास, हम उसको कैसे लाएंगे, यहाँ पे हमारे पास या अभी इधर माइनस था, अब की बार हम इधर जो है माइनस क्यू इधर करेंगे, इधर प्लस क्यू करेंगे, तो ये वाली जो वह यह है, इस समय एंगल कितना हो रहा होगा, 180 हो रहा होगा। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस पीई हो जाएगा। तो इस समय हमारा जो आएगा वैद्युत द्विध्रुव, इसको आप कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय अस्थायी संतुलन होगा, पॉजिटिव इसमें आ गया तो इसका मतलब जो है ये अनस्टेबल होगा। इस समय जो है हमारे पास ये, इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इस समय, तो ये अपनी अवस्था में वापस आने का प्रयास करेगा, तो उस समय अनस्टेबल पोजिशन में ये रहेगा। तो इसको हम अस्थायी संतुलन कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये 3 मार्क्स का आता है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट कर लेंगे इस टॉपिक को। इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने जो है क्या टॉपिक लिया है। यहाँ पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अब हम कंडक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अब हमारे पास
हमने बाह्य क्षेत्र में, यहाँ पे हम एक ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास कोई कंडक्टर रखा होगा, उस कंडक्टर पे हम बात करेंगे कि जो है क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज होगी। ये बिहेवियर आपको पूछा जाता है कि कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल। यहाँ पे हमें पता है एक प्रत्येक कंडक्टर में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। उस एटम्स में हमारे पास नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, हमें ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। इसमें प्रोटोनों पे हमें पॉजिटिव चार्ज पता है और इलेक्ट्रॉनों पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये ध्यान रखना है परमाणु हमें क्या होता है, हमेशा विद्युत उदासीन होता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उनकी संख्या बराबर होती है, जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 0 होता है। तो चालकों में गतिशील आवेश वाहक होते हैं, जिसमें हमने चालकों में ये वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जैसे हमने ध्यान होगा 1 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास कोई घन है, तांबे का जो घन के आकृति का एक टुकड़ा है, उसमें हमने बताया था कि 2.5 गुणा के 10 की घात 25 इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत संख्या में जो है हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 की घात 10 की पावर 24 के लगभग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी कॉपर के मेटल में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं कंडक्टर के भीतर। और ये ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पॉजिटिव धनायन होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं, यानी उदासीन होते हैं। तो ये हमने वही बात करी, धातु में मुक्त, ये क्या नहीं होते, धातु से मुक्त नहीं होते, धातु के अंदर ही गति करते रहते हैं, वही बात हमने यहाँ पे की थी। और जैसे हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में जाने लग जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी हम आगे समझेंगे भी कैसे जाते हैं। और अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र के दिशा में जो जाते हैं वो धनावेश गति करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार। अब हम कंडक्टर को जो है किस में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तब उसका बिहेव कैसे हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है और इनको हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा इनसाइड ए कंडक्टर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे। साथ ही आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होना चाहिए, यानी जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा जो है पृष्ठ पर, यानी उसके सरफेस पे कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपने समविभव पृष्ठ में भी समझा था, इसको हम और प्रूफ करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें आपने ध्यान रखना, स्थितिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। तो यानी उसके भीतर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर कंडक्टर हमारे पास है, आवेशित है, उसके चालक के भीतर कोई भी आवेश स्थिर नहीं होगा। अगर हम अतिरिक्त चार्ज देंगे भी तो वो उसके सरफेस पर होगा। चालक में समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। ये हमने बताया था कि उसके जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तथा इसका मान इसके पृष्ठ के समान भीतर के बराबर होता है, यानी उसके भीतर वैद्युत जो है विभव क्या होता है, समान होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। ये पॉइंट है। और अंतिम इसमें पॉइंट है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। ये हमें इसको निकालना है। ई बराबर होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ये हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। सिग्मा हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, जिसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसके बारे में हम इसको करेंगे। तो ये पॉइंटों पे हम लोग बात करेंगे। देखें, सबसे पहले चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसको हम समझे कैसे होता है। चालक के भीतर यहाँ पे हमने कोई चालक है और उसको हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो जैसे आप देखोगे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके जो है रिसाइड हो जाता है उसके सरफेस पर, तो पूरा का पूरा चार्ज उसके बाहर सरफेस पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से, जिसको हमने कहा था सतत आवेश वितरण या हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्थितिक स्थिति में आवेशित चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता। तो हमारे पास जब भी स्टैटिक अवस्था आती है उस समय चालक के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता है। चालक के भीतर हर स्थान पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसके भीतर शून्य कैसे होता है, उसको हम समझे किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर हमने लिया। अभी हमने कहा इसके भीतर क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, जिसकी वजह से उदासीन है। लेकिन जैसे हम इसको बाह्य एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे एक समान रेखाएँ हमने दिखा रखी हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है नेगेटिव जो है किस तरफ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो नेगेटिव सारे के सारे एक साइड में आने शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव दूसरी तरफ चले जाते हैं चालक में। तो इसके भीतर भी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी वो किधर से किधर को हो जाएगी, यहाँ पे देख रहे होंगे प्लस से माइनस की ओर, यानी जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ई डैश उत्पन्न हो जाता है। और ये
ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तब तक मूव होते रहते हैं जब तक कि क्या ना हो जाए, उसके चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के जो अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के परिणामी को निरस्त कर देते हैं, इसलिए उसके भीतर कोई भी आवेश भाग के कारण जो आप देखें बल का अनुभव करेंगे कब तक, उसमें जब तक भाव होगा उसमें। और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं कि चालक के भीतर हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। ये हमने बात करी, तो ये आप लोग समझ पाए होंगे क्यों जो है उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि उसके जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस की तरफ चले जाते हैं, तो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और वो तब तक होता है जब तक दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाए, यानी जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कंडक्टर के भीतर वो जीरो ही आएगा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है स्थिर वैद्युत विभव के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। यदि ई पृष्ठ के अभिलंबित नहीं होता, अभी हम मान लेते हैं कि वो क्या है, उसके अभिलंबित नहीं होगा, तो उस पृष्ठ के क्या होगा, अनुदिश एक, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने दिखा रहा है कि ये प्रत्येक पृष्ठ पर, चाहे आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये हमेशा क्या बना रही होंगी, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा होगा। जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ पर आ रही हैं ये हमेशा क्या हो रही होगी, नेगेटिव के कारण अंदर की ओर जा रही होंगे, पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर जा रही होंगी। अगर सिग्मा का मान जो है यहाँ पे हमारे पास जीरो से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक यहाँ पे सिग्मा का मान जो है लेस देन जीरो है तो यानी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे होता है, अगर हम माने कि अभी ये जो है 90 एंगल नहीं बना रहा होता, जैसे मैं यहीं पे अगर हम बात कर लूँ कि अभी हम बात करें कि ये ऐसा जाएगा 90 पे, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारे पास ये ऐसा यहाँ पे हम नेगेटिव की वजह से देख लें तो ये 90 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अगर ये थीटा कोण बनाते हुए जा रहा होता, ये अगर माने यहाँ पे इसके साथ 90 ना बना रहा होता, थीटा कोण बना रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम कर लेते हैं, तो इसको हमारे पास ये इस सरफेस के साथ, ये हमारे पास इस सरफेस के साथ ये थीटा कोण बना रहा होता, तो थीटा कोण बना रहा होता तो इधर की तरफ वाला घटक इसका हो जाता ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ वाला हो जाता हमारा ई साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसके सरफेस पर एक फोर्स लगता, किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे, और ये क्या करता है, इस सरफेस पर मूव करना शुरू कर देता है लगातार। ई कॉस थीटा जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हमारा ई कॉस थीटा होता है, दूसरा ई साइन थीटा होता है। ई कॉस थीटा की वजह से वो क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट मूव कर रहा होता है राइट साइड में, तो जिसकी वजह से ये क्या करने लग जाएंगे, चार्ज मूव करने लग जाएंगे इसके सरफेस पर, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी, जैसा ऐसा कि नहीं होता। यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होगी, इसका मतलब जीरो रहा होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती, थीटा का मान जब 90 होता। तो यही हम बता रहे हैं कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, हमेशा अभिलंबित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं दब पृष्ठ मुक्त इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ पर किसी भी बल का अनुभव करेगा और गति करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने लग जाएंगे, वो एक बल का अनुभव करेंगे और गति करेंगे उसके पृष्ठ पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अतः स्थितिक स्थिति में ई का कोई भी स्पर्श रेखीय घटक नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा कोई भी घटक नहीं होता, तो इसलिए हमेशा क्या होगी, ये अभिलंबित होगी। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के हर बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबित होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट हम देखें, स्थितिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। तो इसके भीतर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। अभी हमने बात करी ई का मान जो है जीरो होता है, हमने बताया भी कि जो कंडक्टर के भीतर, जो हमारे पास जो भी कंडक्टर है उसके भीतर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी हमने इसको चार्ज दिया, तो इसके प्लस चार्ज अगर हमने दिया इस पर, तो इसके भीतर कोई भी वैद्युत फील्ड वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ई का मान जीरो होता है। तो अगर हम गॉस की प्रमेय अगर हम लगाएं इस पर, गॉस की प्रमेय से हमें पता था कि हमने जो गुजरने वाला फ्लक्स था फाई ई बराबर हमने निकाला था ई डॉट डी ए से हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इसका मान जो होता है 1/ε0 इंटू क्यू होता है, तो ई का मान हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास ये हो जाएगा तो ई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र जीरो है, तो यानी जो यहाँ पर हमारे पास ई का मान जब जीरो आएगा तो ये 1/ε0 इंटू क्यू होगा। तो यानी सीधे सीधे क्या हो रहा है, क्यू का मान यानी जीरो होगा, तो यानी उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि अभ्यंतर में अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, जो भी आवेश होगा उसके पृष्ठ पर विद्यमान होगा। ये हमने गॉस के नियम से अभी स्पष्ट किया है। तो किसी चालक के भीतर अभी हमने बताया कि जो है इसके जो बंद पृष्ठ होगा इसके भीतर हमने स्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। हमने कहा आवेश उसके भीतर क्या हो जाएगा, क्योंकि ई का मान अभी हमने जीरो बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो अभी मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पर है, ई डॉट डी ए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का मान जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला कुल जो है नेट आवेश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से गॉस के नियम से हमने देखा कि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, नेट आवेश होगा। अगर अतिरिक्त आवेश अगर हम देते भी हैं उसको, तो वो कहाँ पे होगा, उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाता है। तो ये तीसरा इसका जो है बिहेवियर था कंडक्टर का। अगला बिहेवियर हम देख लें, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर समान और भीतर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम चालक पे हमारे पास क्या होता है, उसके जो सरफेस है उसका जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं उस पर जो है क्या होता है, नियत रहता है उसके सरफेस पर, और उसके भीतर भी जो है इसका मान क्या होता है, समान होता है। जो क्यों होता है इसका भीतर, देखो यहाँ पे हमारे पास ई के मान जो है क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर अगर हमने लिया है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज अगर हम मान लें इसके, और यहाँ पर अगर हमारे पास एक कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर हम बी पॉइंट से अगर हम क्या करें, किसी चार्ज को मूव करा रहे ए से बी तक, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वी वी माइनस वी ए, ये हमारे पास क्या हो जाता है, डेल्टा वी यानी विभवांतर आ जाता है। तो विभवांतर जब वैद्युत क्षेत्र 0 है तो हमें पता है कि अभी हमने एक रिलेशन निकाला था ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। ध्यान हो, तो ई का मान जब 0 है तो यहाँ पे हमारे पास विभवांतर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विभवांतर 0 होगा तो यानी जो है, क्योंकि विभवांतर हमारे पास 0 है तो वी वी माइनस वी ए बराबर 0, तो यानी वी वी बराबर किसके हो जाएगा, वी ए, यानी इसके भीतर विभव क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्लियर, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको आपने ध्यान रखना, ए और बी पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं ए से बी तक, तो हमारा कोई भी कार्य इसके अंदर नहीं होगा, यानी जो है क्योंकि विभवांतर 0 है यानी विभव क्या होगा, समान होगा। यही चीज़ कह रहा था ये। और कितना होगा समान, और उतना ही होता है जितना इसके पृष्ठ पर होता है। तो जितना उसके पृष्ठ पर चार्ज होगा उतना ही जो है क्या, जितना उसके पृष्ठ पर विभव होता है उतना ही जो है क्या होगा, उसके भीतर होगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई कार्य नहीं होता। अर्थात चालक के भीतर उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, जो हमने अभी आप लोगों को समझाया। ये थ्योरी आपकी बुक्स में लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाकी वो चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी क्यों ऐसा होता है। और जितना जो है v बराबर वी नॉट सरफेस पे होगा उतना ही जो है क्या होता है, उसके अंदर भी उतना ही विभव होता है। इसका मान क्या होता है, नियत होता है। ये चीज़ें देखो, सारी चीज़ें आपके पॉइंट टू पॉइंट जो है बुक्स में लिखी हुई है, वही चीज़ आपने जितना आपको पूछा जाए उतना आप उसको आंसर आप लिख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र अभी हमने बताया कि कितना हमें जो है निकालना है, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अभी हमने बताया था इतना होता है। इसको हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आपने क्या किया, एक हमने पृष्ठ किया जिसपे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा जो है ये ऊपर साइड दिख रहा है, ये पॉजिटिव, ये बॉडी के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये बॉडी जो हमने ये जो हमारे पास ये वस्तु दिखा रखी है, ये पृष्ठ दिखा रखा है, ये इस पृष्ठ के ऊपर हमारे पास है। यहाँ पर आप देखें तो ये पृष्ठ पर है, यहाँ पर ये जो हमने क्या लिया, एक दो पृष्ठ यहाँ पे ले लिए। एक हमने बेलन, हमने जो है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है ठीक इस पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज होंगे तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊँ। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही तो आप एक पॉइंट ठीक यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ऐसे समझ लिया, क्योंकि अंदर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। यहाँ पर अगर हमने लिया तो एक हमने छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे बनाया, एक पृष्ठ हमने ये बाहर बनाया और एक पृष्ठ हमने उतना ही यहाँ पे बनाया। इन सबको मिलाएंगे तो एक बेलन की तरह यानी गॉसियन पृष्ठ की तरह बनेगा, जैसे यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन सब का जो है एरिया वेक्टर जो होगा हमारा डी ए होगा, डी ए हमने एरिया वेक्टर लिया, इसका एरिया वेक्टर की तरफ होगा अभिलंबत बाहर की ओर, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इस पे जो है तीन सरफेस अभी गॉस पर में आप लोगों ने किया था, तो देखिए एक आपका ये वाला एरिया बन रहा है, एक ये अंदर वाला बन रहा है, एक ये पृष्ठ के अंदर ये वाला बनना होगा तीसरा। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाले पे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, अगर आप बात करें, क्योंकि वैद्युत एक इसके भीतर है तो इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर आप इस वाले पे देखें तो ये इस पे जो है इसके बिल्कुल सामने होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थीटा का मान जो है इनके बीच इधर की तरफ दिखाएं हम इसको, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 होगी। तो 90 का मान भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो केवल जो है एक मान यहाँ पर होगा और वो होगा हमारे पास ई बराबर, ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला देखिए कैसे, सिग्मा हमारे पास क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एन क्या है उसका, एकांक सदिश है अभिलंबत बाहर की ओर। तो पृष्ठ तुरंत ही भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, हमने बताया भी इसके भीतर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जिसलिए अंदर तो है वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होगा। बाहर वाला जो है क्या हो रहा है, 90 की वजह से यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास इधर की तरफ है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है कितना हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई और डी ए के बीच एंगल कितना बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। तो ये देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, केवल पृष्ठ के अभिलंबत
होगा। और ये हमें अभी हमने बताया था कि पृष्ठ के अभिलंबत होता है, जिसका मान जो है क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 0 होगा। तो एक छोटा बेलनाकार जो हमने कहा उसके परिबद्ध, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। समझ पा रहे होंगे, सिग्मा बराबर हमने बताया था कि हमारे पास ये जो मान आता है ये हमारे पास डी क्यू बाय यहाँ पे हमारे पास आता है डी एस या डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस आपकी बुक में लिखा है तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से दिखाया है। तो सिग्मा बराबर इसको इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये चार्ज के परिबद्ध जो आवेश है उसके बराबर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको देखें कि कितना इसका मान आता है। यहाँ पे गॉस के नियम के अनुसार हम लगाएंगे तो ई डेल्टा एस सिग्मा डेल्टा एस हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे होंगे आप कैसे निकला ये हमने जो है मैंने बताया कि उसके जो हमारे पास एक ही सरफेस बच रहा था उसकी वजह से हमारे पास ये क्या निकला था, ई डेल्टा एस निकला, और ये वाला मान हमारा कॉस 0 हो गया था तो इसकी वजह से ये हमारा 1 हो जाएगा। तो केवल ये वाला इंटीग्रेशन निकलेगा डी एस। तो डी एस का मान हमारे पास ये लैम्डा, इसको आप डेल्टा एस भी कह सकते हैं या डी एस भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है क्यू की वैल्यू जो हमने रखी थी वो हमने कितना रख दी, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हुआ तो ई बराबर क्या बच जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने देखो यही हमने जो सिद्ध करना था, ये आपको जो है आगे संधारित्र वाले चैप्टर में वहाँ पे ज़रूरत भी पड़ेगी। समांतर प्लेट संधारित्र में जब आप करेंगे तो वहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ये जो बेलनाकार खोखला बर्तन है उससे परिबद्ध कुल आवेश कितना आ रहा है, सिग्मा डेल्टा एस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा इसमें एक मिनट में हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि जो भी हमारे पास एक इसका मतलब होता है कवच, इलेक्ट्रोस्टैटिक कवच। जैसे आपको बोला गया है जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, कार के अंदर बैठते हैं तो कार के अंदर जो है क्या होता है, सेफ रहता है, क्योंकि वो कंडक्टर जो होता है बाहर हमारी जो बॉडी है कंडक्टर की तरह व्यवहार कर रही है। जब इलेक्ट्रिक बिजली गिरेगी उस पर तो उसके अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं होता। इसी को हम परिरक्षण कहते हैं। पहले तो आपने ये समझना है, ध्यान है कि परिरक्षण हुआ क्या, कवच क्या है, शील्डिंग की तरह काम करता है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिव बॉडी है जिसपे बाहर सारा का सारा आवेश है। इसके भीतर अगर हमने एक कोई भी इस तरीके से हमने गॉसियन पृष्ठ या हमने एक कल्पना कर ली इसके भीतर, तो इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभव कितना होगा, जितना उसके सरफेस पर होगा। और क्यू का मान 0 है तो इसका मान सिग्मा का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो एक कवच की तरह इसमें काम करता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके अंदर सदैव शून्य होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। ये कवच की तरह काम करता है। आप अगर मोबाइल को रैपर में लपेट देंगे फाइल पेपर के और कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, उसके अंदर नहीं पहुँच पाती। इस प्रयोग को आप देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक वो भी होगी। तो केवल इलेक्ट्रिक अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रही तो इसका मतलब वो एक कवच की तरह काम कर रहा है, जिसको हम परिरक्षण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और कई जगह ये इसका जो है प्रयोग हमें ज़रूरत होती है। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप इसको ज़रूर इन टॉपिकों को आपने कवर किया, इसके आधार पर आप इन क्वेश्चन को इनके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या इन 6 जो हमने बिहेवियर बताए उसमें से कौन सा बिहेवियर इसमें यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ इसकी वजह से। तो इसका आंसर आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा और गूगल क्लासरूम में आप इसको सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसमें चर्चा करी। जो भी आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आगे इसको जो है अच्छे से और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज क्लियर होता है। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना, समझे, तो आप सभी